नमस्कार दोस्तों। आज कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, जिनके साथ कुछ इतिहास भी है और कुछ भूगोल भी, कुछ फैक्ट भी है और कुछ वह बातें भी हैं जो जानना जरूरी है। तो आज इसी पर बात करता हूं। आज एक बड़ा शोर मचा कि एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, जिसे सोशल मीडिया पे बहुत हाइप मिल गई है और फिर अचानक आती है सोशल मीडिया पे वह पार्टी बनाने वाला अभिजीत दीप के 6 जून को भारत आ रहा है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेगा। वो 5 जून को वहां से चल रहा है अमेरिका के बोस्टन से। तो एक बार तो पहले यह आया कि जाना जाए ये अभिजीत दीप के है कौन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले, जो अब संभाजी नगर कहा जाता है, वहां का यह रहने वाला है। वहां पुणे यूनिवर्सिटी से इसने पत्रकारिता का कोर्स किया और वो करने के बाद सोशल मीडिया पे काम शुरू किया। सोशल मीडिया में वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा। उसके पिता आरएसएस की शाखा में जाते हैं। उसके पिता का आरएसएस से जुड़ाव था। वो जाता है, जो अन्ना आंदोलन खड़ा किया जाता है, लोकपाल आंदोलन, उसमें जाकर के खड़ा हो जाता है और फिर आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम करता है। उसके बाद में वो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और नरेशन बिल्डिंग और इन सब पर काम करते हुए उसी पर कोर्स करने वो चला जाता है बोस्टन। और बोस्टन में उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और वहां से करके आ जाता है। आता है तो आज ऐसे स्वागत होता है जैसे भगत सिंह आ गए हो, जैसे चंद्रशेखर आजाद आ गए हो, जैसे महात्मा गांधी आ गए हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए हो, मौलाना आजाद आ गए हो। जब यह दिखाई देता है तो लगता है अरे बड़ी क्रांति हो रही होगी आज। जी हां, उसने यह कहा कि वो वहां आएगा और आने के बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर पहुंचेगा और आवेदन देगा कि मुझे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। लेकिन यहां तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था आज तक। एयरपोर्ट पर पुलिस अफसर पहुंच जाते हैं, प्रशासनिक अफसर पहुंच जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। उसको लेटर पकड़ाते हैं, लीजिए सर, आपको प्रदर्शन करने की अनुमति है, आप सीधे जंतर मंतर चले जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो ट्वीट करता है कि सीधे अब जंतर मंतर आओ। और उसके बाद में वो सबसे पहला उतरते फोन करता है किसको? वृंदा करात को, जो सीपीएम की नेता हैं। वो वृंदा करात को वो फोन करके जब बात करता है तो वृंदा करात कहती है हाँ ठीक है, अब तुम वहां से निकल लो, गर्मी ज्यादा है। लेकिन यहां पर पूरी भीड़ जमा हो गई है, मोमेंटम बन रहा है, आ जाओ। जो वामपंथी दलों के जेएनयू में और दूसरी जगह नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको जमा कर लिया गया है और इसके अलावा बाकी भी लोग आ रहे हैं। बड़ा कुछ अजीब सा नहीं लगा कि वामपंथी आ रहे हैं, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परमिशन अपने आप चल के आ रही है। सारी बातें अजीब सी लग रही थी। बहरहाल कोई बात नहीं, वो आता है, वेलकम होता है। वहां पर सोनम वांगचुक भी होते हैं और तमाम सारे दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीएम के नेता हैं वो भी होते हैं। तो इस तरीके से वहां पर सारा वामपंथी भी होते हैं और दक्षिण पंथियों से जुड़े हुए भी लोग होते हैं। और वहां पर अभिजीत दीप के करता क्या है? न कोई इस तरह का भाषण की जो एक प्रेरणा उत्पन्न कर रहा हो, न किसी ऐसे लड़ाई का वो विचार प्रस्तुत करता है जो एक पूरे देश के युवाओं के लिए एक आदर्श साबित हो।
बावजूद इसके मीडिया हाइप इतनी थी कि पूरा मीडिया लगा हुआ था, बीबीसी लगा हुआ था, तमाम विदेशी मीडिया लगा हुआ था, और इसके बाद में सारे यूट्यूबर लगे हुए थे और तमाम सारे लोग, जितनी भीड़ थी उसके यहां आने उससे ज्यादा लोग वहां पर यूट्यूबर और दूसरे पत्रकार, कैमरामैन और दूसरे थे। पुलिस के लोग भी सादी वर्दी में थे। फिर आपको आश्चर्य होगा कि ये अजीब सी स्थिति है। वहां पर नारे लगे, धर्मेंद्र प्रधान के लिए नारे लगे, सब कुछ हुआ और उसके बाद में खेल खत्म। अब समस्या यहां ये कि जब ये सब कुछ हो रहा है, सरकार इतनी आसानी से दे रही है, तो पहले तो दिल्ली में परमिशन की एक स्थिति देखिए। किसान दिल्ली में जब प्रदर्शन करने नहीं, सिर्फ मिलने जाना चाहते थे तो उनको रोका जा रहा था, कहा जा रहा था नहीं आप नहीं जाएंगे, और उन्हें नहीं जाने दिया गया था। जब वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना चाहते थे तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। इसी तरीके से जब युवा एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहते थे तो नहीं दी गई थी। जब शंकराचार्य यहां पर प्रदर्शन करने की रामलीला मैदान में अनुमति मांग रहे थे तो नहीं दी गई थी। और इसी तरीके से महिला कांग्रेस जो महिलाओं के हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी और उसके पास परमिशन थी, लेकिन उसको यह कह के महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को दोषी ठहरा दिया गया, सजा देने का हो गया कि साहब वो जो सीमा रेखा बताई गई थी उससे वो ज्यादा प्रदर्शन को चली गई, इसलिए हालांकि वो नहीं गई थी, उन्होंने कोई ऐसा स्लोगन नहीं दिया था, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन हो गया। एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, परमिशन नहीं मिल पाती है, जो कि सालों साल से पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और जिनके रजिस्टर्ड संगठन है, रजिस्टर्ड नेता है। यहां एक शख्स विदेश से आता है और ये करता है, बेहद आश्चर्यजनक लगता है। आरएसएस के जो प्रमुख है, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख, वो सुनील अंबेकर, वो भी उन्हें समर्थन दे देते हैं, वो भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है। यानी आरएसएस का भी समर्थन, वामपंथियों का समर्थन, ये गेम प्लान क्या है। सोनम वांगचुक जो सरेंडर कर चुके हैं बीजेपी के सामने, जो लद्दाख को लेकर प्रोटेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट बंद कर दिया है जिन्होंने, वो यहां आ जाते हैं इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। जिन्हें एनएसए से छोड़ा गया, किस कंप्रोमाइज के तहत छोड़ा गया, ये समझा जा सकता है। अब इस खेल को डिकोड करने की बारी है, तो आप वो देखिए। डॉक्टर हेडगेवार ने जब आरएसएस बनाई थी, तो आरएसएस में उनके बाद में सेकेंड नंबर के व्यक्ति जो थे वो थे गोपाल मुकुंद हुंदार, जिन्हें बालाजी हुंदार भी कहा जाता था और बालाजी के भी नाम से जाना जाता था। वो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के सबसे निकट सहयोगी भी थे और आरएसएस के पहले सर कार्यवाह भी थे। यानी जब आरएसएस बनी तो 1925 में वो उसके पहले सर कार्यवाह भी बने थे। अब जो कि सबसे बड़ा पद होता है जो प्रमुख के बाद में, आरएसएस प्रमुख के बाद, इसके बाद में ये जिम्मेदारी लंबे सालों तक उठाते रहे, लगातार उनका यही इतिहास रहा। जैसे हेडगेवार पहले कांग्रेस के साथ मिलकर देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और बाद में जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद से उन्होंने पल्ला छोड़ दिया और जेल में ही कंप्रोमाइज कर लिया, जो कंप्रोमाइज की बात मैं सोनम वांगचुक के लिए कह रहा हूं। और उसके बाद में वो फिर कभी भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं लड़े। इसी तरीके से इनकी स्थिति है। तो बालाजी हुंदर जो है ये भी इसी तरीके से फिर कभी नहीं लड़े, मध्य प्रदेश के मूलतः रहने वाले थे। और ये इसके बाद में जो कांग्रेस के आंदोलन से छोड़ने के बाद में जब आए तो आखिर में इन्हीं के साथ आके खड़े हो गए। और उसके बाद में इन्होंने अपना ली
स्पेनिश वार में चले गए, स्पेनिश वार चल रही थी, सिविल वार, वहां पर हिस्सा लेने चले गए। भारत की आजादी की लड़ाई में नहीं लड़े ये हुनर, वहां चले गए। 1930 की बात है। और उसके बाद में लौटे तो उसके बाद में ये वामपंथी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, और कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर के 1938 से 40 के आसपास ये कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सक्रिय, बहुत बड़े नेता के रूप में रहे। और इन्हीं के अधीन ए.बी. वर्धन और ये सारे नेता जो कम्युनिस्ट नेता थे, इन्हीं के साथ बने, इन्हीं के अधीन बने। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आरएसएस और कम्युनिस्ट का क्या रिश्ता है, उसको बता रहा हूं। कम्युनिस्टों ने भी कभी देश की आजादी में कहीं हिस्सा नहीं लिया, भारत की आजादी में हिस्सा नहीं ले रहे थे, स्पेनिश सिविल वार में यानी वहां की आजादी की लड़ाई में लड़ने जा रहे थे, यहां हिस्सा नहीं ले रहे। यह इतिहास गवाह है। अब दूसरा इतिहास भी जान लीजिए। दूसरा इतिहास है समाजवादियों। इसलिए कह रहा हूं कि आज जो हमें जहर के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार दिखाई दे रही है, इसकी नींव 5 जून 1974 को बिहार में, पटना में जो राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने रखी थी। तो राम मनोहर लोहिया पे बात करें उससे पहले उन्हीं के सीनियर पे बात कर लेते हैं। उनका नाम था जो है राम मनोहर लोहिया कह रहा हूं, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में रखी थी। 5 जून 1974 को समग्र क्रांति कहे, और उसी के तारीख इसीलिए काकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके की यह तारीख चुनी गई। बहरहाल जयप्रकाश नारायण का आजादी के आंदोलन में एक योगदान है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन एक योगदान। इसी तरीके से राम मनोहर लोहिया का भी एक योगदान, लेकिन अभिजीत दीपके का इस देश की किसी भी देश की लड़ाई में योगदान नहीं है, देश के सामाजिक कार्यों में भी योगदान नहीं। तो अब बात करता हूं राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि नेहरू उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दे, लेकिन जब आप अलग होके कांग्रेस से लड़ रहे थे तो हिस्सेदारी के लिए तो फिर आपको या तो साथ आइए, नहीं तो हिस्सेदारी क्यों मिलेगी, तो नहीं मिली। तो उन्होंने जनसंघ के और आरएसएस के साथ मिलकर 1960 के दशक में कांग्रेस विरोधी मुहिम चलाई और गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा, कोई कारण मौजूद नहीं था। पंडित नेहरू देश का निर्माण कर रहे थे, बड़ी बड़ी चीजें बन रही थी, नौकरियां जनरेट हो रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, उनको समृद्ध बनाने की दिशा में काम हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। जब देश बन रहा था तब वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। और इसके बाद वो 1963 के चुनाव में मथुरा में वो मदद करते हैं दीनदयाल उपाध्याय को जिताने के लिए, और दीनदयाल उपाध्याय को जिताने के लिए वो उनके समर्थन में रैली भी करते हैं। हालांकि वो दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार गए थे कांग्रेस। और उसके बाद में 1967 में 67 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी, तब कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी। और इस सरकार में समाजवादी पार्टी जो यही है, समाजवादी लोग और जनसंघ यानी आरएसएस, ये मिलकर के कांग्रेस विरोधी सरकार चला रहे। यानी समाजवादी और जनसंघी ये मिलकर सरकार चला रहे थे और कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे थे। कांग्रेस, गैर कांग्रेसवाद। आरएसएस कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, ये गैर कांग्रेसवाद वाद बनाते हैं। तो लोहिया ने जनसंघ को, लोहिया ही थे जिन्होंने जनसंघ और आरएसएस को जो अछूत माने जाते थे, उनको इस छवि से बाहर निकाला और उन्हें मुख्य धारा में लेके आए। तो ये पहला काम इन्होंने किया। दूसरा,
यही राम मनोहर लोहिया के साथी जयप्रकाश नारायण, ये भी अमेरिका में जिस तरीके से पढ़े थे और सारी चीजें थी सब जो आता है उससे जेपी की स्थिति क्या है। 1950 में, जब 1950 में भारत में बना जो है सीआईए की संस्था, कल्चरल फॉर ये कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, तो ये उसकी पहली मीटिंग 28 से 31 मार्च 1951 को बंबई में हुई। इसे कहते हैं ICCF। तो ये जो है इसकी मीटिंग होती है कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम की। इसके इंडिया चैप्टर के चेयरमैन बने जयप्रकाश नारायण, यानी सीआईए की संस्था के चेयरमैन बने और अध्यक्षता दी उन्होंने, इसकी स्पीच भी। और इसके बाद में इसको आप archive.org में देख सकते हैं, इसका सच जान सकते हैं। फिर वो इसके ऑनरेडी प्रेसिडेंट रहे और जुड़े रहे और 1958 तक। उसके बाद में फिर कुछ वक्त वो आरएसएस के साथ में सीधे जुड़ाव की स्थिति आई। फिर इन्होंने कम्युनिस्टों के साथ भी जो करीबी बढ़ाई और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के एक रुख रखा, लेकिन फिर एंटी कम्युनिस्ट इन्होंने एक मुहिम चलाई और नेहरू की तटस्थता की नीति की आलोचना की। इसके बाद में जैसे ये आगे आते हैं कि मतलब नेहरू जो सभी को समान वो दे रहे थे उसके खिलाफत कर रहे थे। फिर 1960 के दशक में दिल्ली में ICCF का यानी इंडियन कल्चर फॉर फ्रीडम की जो बैठक होती है एशिया रीजन की, तो वो एशिया रीजन के का वहां हेडक्वार्टर बना और ये उसके जेपी उसके अध्यक्ष बने। अब आप सोचिए, और उसके बाद ये मरते समय तक उसके अध्यक्ष रहे, जबकि यह बात सबको पता थी, खुल चुका था कि ये सीआईए की संस्था है और सारी विदेशी फंडिंग होती थी इसको और वहां से फंड आता। अब यही है जो जब जब भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अमेरिका के खिलाफ रुख अपनाया, चाइना के खिलाफ रुख अपनाया, तो कभी कम्युनिस्ट इनके साथ आके खड़े हो गए और कभी आकर के जनसंघी इनके साथ खड़े हो गए, समाजवादी खड़े हो। और इसी के तहत जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में भारत के जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और भारत को मजबूत किया, परमाणु संपन्न बनाया, तो फिर जयप्रकाश नारायण तत्काल जब सिक्किम को छीना और भारत का हिस्सा बनाया, तो जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति करके इंदिरा गांधी को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम करने की बात करते हैं। तो यह अपने आप में सबूत है और इससे आप समझ सकते हैं कि ये खेल क्या है। आज भी वही खेल खेला गया, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो लगातार कांग्रेस 1-2 दिन से नहीं, लगातार कांग्रेस लड़ रही है और जगह जगह लड़ रही है। उसकी लड़ाई सबको दिखाई दे रही है, लेकिन इन्हीं लोगों को दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस इस तरह लड़ रही थी, न इसकी भीड़ इन्हें दिखाई दे रही है, न इसके लोग दिखाई दे रहे हैं, न लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप सोचिए, इनको कांग्रेस नहीं दिख रही, लेकिन इन्हें भीड़ दिख रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, इन्हें दिख रहा है सब कुछ कॉकरोच जनता पार्टी। जब कॉकरोच जनता पार्टी का सबको दिख रहा हो, मीडिया को, गोदी मीडिया को, दूसरों को, तो अब आप समझ सकते हैं। और इनके लोगों की स्थिति क्या है, ये जो लड़ने चले हैं, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते इनके लोग, तब आप देखिए, ये भी देख लीजिए। तो ऐसे में वो सब कोल्ड कॉफी पीने लग जाते हैं इनके नेता। ये स्थिति, ये अब आप देखिए, इसमें मीडिया आपको ज्यादा दिखाई देगा बाकी से ज्यादा। तो यह इस बात का सबूत है। और कांग्रेस का देखिए आज ही का तमाम जगह ये है। इसके बाद ये देखिए, ये लखनऊ में है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी के उधर। फिर आप ये देखिए, इसी तरीके से आप ये देखिए, ये
राजस्थान में महिलाएं लड़ रही हैं, पोखरण में जहां पर ये हुआ, ये देखिए, ये कांग्रेस, और कांग्रेस के लोग ऐसे लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए, जब कांग्रेस के लोग इतना गंभीर लड़ रहे हो, मार खा रहे हो, वो हो रहे हो, ये देखिए, ये स्थिति है। तो कांग्रेस के लोग यूं लड़ रहे हैं, इनको ये देखिए, ये नहीं दिखाई दे रहा, ये कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, कोई अखबार नहीं दिखा रहा है, कोई भी नहीं दिखा रहा। लेकिन साहब अब जीत की, इस पार्टी का जिक्र हो रहा है, अब जीत का जिक्र हो रहा है, कहीं और जिक्र नहीं। सारी लड़ाई जबकि तब से कांग्रेस लड़ रही है। अब तारीखें भी आपको बता देते हैं, तारीख भी देख लीजिए। कांग्रेस ने जो इसी दौरान इसी मुद्दे को लेके, पेपर लीक और सब चीजों को लेके जो बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उनको आप देख लीजिए। सीबीएसई और नीट का मुद्दा ही कांग्रेस ने उठाया, एनएसयूआई ने उठाया, यूथ कांग्रेस ने उठाया। तो कांग्रेस को और उनको जब नहीं मिला है, 16 मार्च को, मई को, तीन मूर्ति सर्किल पर शिक्षा मंत्री के आवास के सामने कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में भयंकर प्रदर्शन हुआ और उदय भानु चिप सहित दर्जनों नेता गिरफ्तार हुए। एनएसयूआई का भी विरोध प्रदर्शन हुआ, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। जयपुर में 21 मई को बीजेपी मुख्यालय के सामने मार्च हुआ, पानी की बौछारें हुई, हमला हुआ, लाठी चलाई गई, शहीद स्मारक पर भी बवाल हुआ, वहां पर भी बैरिकेड तोड़े गए, सब कुछ हुआ, गिरफ्तारी हुई है। भोपाल में एनएसयूआई ने के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन छोड़े और सबको हुआ, जोरदार प्रदर्शन हुआ। और उसके बाद में मुंबई महाराष्ट्र में 2 जून को पूरे जो है वहां पर शिवाजी पार्क से लेके सब पूरा मार्च निकला, पूरा प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, लाठीचार्ज हुआ, हिरासत में लिए गए। रांची झारखंड में 2 जून को लोक भवन के बाहर यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ, इस्तीफे की मांग हुई शिक्षा मंत्री के। बेंगलोर में 21 मई को ही जो फ्रीडम पार्क पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसी तरह गोवा में 29 मई को हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ और इसमें बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। इसके बाद चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, अहमदाबाद में, पानीपत में, श्रीनगर में और तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है साहब। ये तो अब आप खेल को समझ गए होंगे, इतिहास से भी और भूगोल से भी और फैक्ट से। तो समझ लीजिए खेल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को बचाना है। सारा निशाना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पे छोड़ के सब खत्म कर देना है और विपक्ष के जो पूरा नैरेटिव था उसे बांट देना है और क्रेडिट कॉकरोचों को दे देना है। जी हाँ, यही तो चाहते हैं और इसीलिए सब कुछ आराम से खुशी खुशी हो रहा है, सलाम भी मिल रहा है। जी हाँ, जय।